मैं आप तमाम मीडिया के दोस्तों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खैर मकदम करता हूं। दरअसल हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने के बाद रिवायतन इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस और अखबारों के जरिए इश्तिहार में हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में एक रिपोर्ट दिया जाता है, लेकिन इस बार बड़गाम और नगरोटा के बाई इलेक्शन के वजह से ना इश्तिहार देने की इजाज़त और ना ऑफिशियल लेवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की। तो इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस SKICC में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं, बल्कि यहाँ होटल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों को लगे कि बड़गाम का बहाना बनाते हुए हमने आप लोगों से ना मिलने का फैसला लिया। ना मैं ये चाहता था कि हम बड़गाम और नगरोटा का इंतजार करें और फिर मिलें, क्योंकि उसका फिर कोई खास मायने होता नहीं। अब मैंने शुरू में कोई लंबी चौड़ी बात करनी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि लगभग सारे इश्यूज जो मैं अपने ओपनिंग रिमार्क्स में टच कर लेता वो कहीं ना कहीं आपके सवालों में आ ही जाएंगे। तो बजाय ये कि मैं 15-20 मिनट आपके ज़ाया करके यहाँ तकरीर करूँ, बेहतर यही होगा कि मैं तनवीर से गुजारिश करूँ कि वो आप में से एक एक को आइडेंटिफाई करके आपको सवाल पूछने का मौका दें। जिस तरह तनवीर ने कहा, आप लोग मेहरबानी करके एक ही पूछ लीजिए, और अगर उसके बाद एक राउंड पूरा करने के बाद अगर वक्त रहा तो फिर कोशिश की जाएगी कि दूसरा राउंड कर ले, लेकिन फिलहाल आप लोग शुरू कर लीजिए और एक एक सवाल पूछ लीजिए। सर, मेरा सवाल है, हालांकि सबका सवाल ये होगा कि जो मच अवेटेड है, जो कैंडिडेट्स अभी आपने नॉमिनेट नहीं किए हैं, तो उनका नाम कब तक जाहिर करेंगे आप? और दूसरा, जो नगरोटा बाई इलेक्शंस है, तो वहां पर कांग्रेस के साथ कोई शराकतदारी हुई है क्या? वो सीट ऑफ ब्रैकेट छोड़ेंगे? अभी तक तो एक आध कैंडिडेट के अलावा कहीं पर भी कैंडिडेट का ऐलान नहीं हुआ है। जहां तक मैं जानता हूं बीजेपी ने शायद एक कैंडिडेट का ऐलान किया, लेकिन उसके बाद मैंने कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ा कि उनके घर वालों ने कहा कि इनका नाम कैसे इस्तेमाल हुआ, ये तो उस तंजीम के साथ ताल्लुक भी नहीं रखते। अब सही क्या है गलत क्या है वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारे पास अभी है 2-3 दिन। पार्टी में मशवरा चल रहा है, बातचीत चल रही है, और मुझे लगता है अगले 24 घंटे या 48 घंटे में हम अपना उम्मीदवार आपके सामने पेश करेंगे और वो अपने नामजदगी के कागज जो है भरेंगे। जहां तक नगरोटा के हवाले से आपने सवाल पूछा, ये सही है कि पार्टी की तरफ से फॉर्मली कांग्रेस को हमने अप्रोच किया है कि अगर वो नगरोटा का सीट लड़ना पसंद करेंगे तो हम सीट उनके लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं। इस बात के बावजूद कि पिछली बार 1 साल पहले ये सीट हमने लड़ी थी, और जब 2014 में असेंबली इलेक्शन हुए थे तब नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये सीट जीती गई थी। लेकिन क्योंकि हमारा अलायंस है कांग्रेस के साथ और हम चाहते हैं कि जम्मू में उनका एक अच्छा खासा बेस बने, तो अगर वो जम्मू में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। न सिर्फ हम उनके लिए सीट छोड़ेंगे बल्कि पूरी मेहनत करेंगे कि वो वहां से कामयाब हो जाएं। इनको नहीं पता। मैं एक सवाल यहाँ से फिर उसके बाद यहाँ लेंगे। उमर साहब, 1 साल हो गया आपके सरकार को। अभी तक अगर हम बात करें
जो हर्डल्स इस दौरान आई हैं उस पर ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो एक उम्मीद है जो कि सुप्रीम कोर्ट में अब इस पे हियरिंग होने वाली है स्टेटहुड के हवाले से, क्या आपको लगता है कि जिस सुप्रीम कोर्ट में यहाँ 270 खत्म करने में उनका भी अहम रोल रहा, क्या आपको लगता है कि वहां से कोई उम्मीदें की जा सकती हैं स्टेटहुड को रेस्टोर करने के हवाले से? उम्मीद तो हमें करनी चाहिए, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि जिस तरह स्टेटहुड को कहीं ना कहीं पहलगाम के साथ भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी है। क्योंकि पहलगाम में जो हुआ उसके लिए इलेक्टेड हुकूमत कसूरवार नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी उसका साथ नहीं दिया। जो लोग पहलगाम के हमले के जिन पे पहलगाम के हमले का इल्जाम लगा, जिनको फिर उसके बाद एनकाउंटर में मारा गया, उनमें से कोई भी जम्मू कश्मीर से नहीं था, सब बाहर से थे। तो इन सब चीजों को लेने के बाद अगर के ये फिर बात आ जाती है कि स्टेटहुड पे बात करने के दौरान हमें पहलगाम का भी सोचना चाहिए, तो मुझे लगता है हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ चलिए सियासी मैदान में जो बात हुई मैं उस पर नहीं जाऊंगा। कम से कम पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बार बार ये कहा गया कि 3 स्टेप प्रोसेस, डिलिमिटेशन, इलेक्शन, स्टेटहुड। उस स्टेटहुड में ये नहीं कहा गया कि कोई इफ्स होंगे, बट्स होंगे, ये होगा वो होगा। कहा कि ये 3 कदम है, 2 कदम मुकम्मल हो गए, तीसरा कदम अभी बाकी है। अब हम उम्मीद करेंगे कि वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए और यहाँ की हुकूमत को पूरी तरह से एम्पावर किया जाए ताकि हम अपना काम जो है पूरा कर सकें। फरदौस सलाई फ्रॉम जेके न्यूज़ टुडे, क्योंकि आपने परसों के दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें क्रिटिसिज्म काफी ज्यादा हो रहा है मीटर्स को लेकर, तो उस पर क्या आप कुछ डिफेंड करेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने जो इलेक्शन से पहले वादे किए थे कहीं ना कहीं उसमें हमने, आप हमारा मंशूर देखिए ना, हमने कहीं मंशूर में मीटर्स को निकालने की बात नहीं की ना, कहीं पे भी नहीं। और मेरा न सिर्फ मेरा अपना ये मानना है बल्कि डिपार्टमेंट और लोगों के तरफ से भी ये रहा है कि कई जगहों पे जहां अग्रीमेंट छोड़ के मीटरिंग हुई है वहां लोगों के बिजली के बिल कम हुए हैं, मीटर लगने से बिजली का सप्लाई बेहतर हुआ है। और सबसे बड़ी बात, हमने जो अपने मंशूर में वादा किया है 200 यूनिट्स का, वो तभी मुमकिन होगा जबकि हम मीटर लगा के वो यूनिट मेजर कर सकें। अग्रीमेंट पे अगर आज मैं 200 यूनिट की बात कर भी लूं तो जिन लोगों के घर में मीटर नहीं लगे हैं उनको ये लागू ही नहीं होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है उनके घर में कितनी यूनिट बिजली जा रही है। तो क्रिटिसिज्म जिन लोगों को करना होता है वो तो रिवायतन कर ही लेंगे, लेकिन मेरी हमेशा ये कोशिश रही है और पहले दिन से हमारी कोशिश रही कि मीटर लगाने के बाद सप्लाई में खराबी नहीं, सप्लाई में बेहतरी आनी चाहिए। लोगों को पहले बेहतर निजाम मिले, उसके बाद मीटर मिले। और पिछले साल सर्दियों के बाद, सर्दियों को लेके आप सबों ने देखा ना कि डिपार्टमेंट के तरफ से मुकम्मल कोशिश हुई कि बिजली के सप्लाई में कम से कम जो है कटौती हो, कम से कम सिस्टम जो है वो बंद रहे। इस दौरान जब फ्लड्स हुए पिछले महीने, उसमें भी डिपार्टमेंट की मुकम्मल कोशिश रही कि बिजली का सप्लाई जो है जल्द से जल्द दोबारा रिस्टोर हो। तो मैं फिर इस बात पे आता हूं कि जिनको क्रिटिसाइज करना है वो करें, मुझे उससे कोई घबराहट नहीं। मेरी यही कोशिश है कि लोगों को कम कीमत पे बेहतर सप्लाई बिजली का मिले और जो हमने अपने मंशूर में वादा किया है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो ताकि दोनों 200 यूनिट जो है नापे जाएं और उसके बाद हम इस वादे को पूरा कर सकें। आपकी जो एक समाज है वो आपके ऊपर इल्जाम आयद करेंगे। एक सेकंड, आपको किसी ने बुलाया नहीं ना, तो बुलाया जाएगा तब। उमर साहब, शाकिर शबीर भट्ट फ्रॉम द मैंडेट न्यूज़। आपने जम्मू प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिमार्क दिए कि आपके रिश्तेदार है गुलकार रोड पे, उन्हें भी स्मार्ट मीटर लगा गया है, लेकिन जिन लोगों ने वोट दिया उनमें गरीब आवाम भी है। गरीब आवाम ये सवाल पूछना चाहता है, इलेक्शन से पहले ये क्यों नहीं कहा गया? इलेक्शन से पहले अगर आपको भी याद होगा
ये कहा गया कि असेंबली इंतखाबात होने दीजिए, फिर देखते हैं कि कौन और कैसे स्मार्ट मीटर्स लगा सकते हैं। का जवाब इस बारे में आपका क्या मैंने अभी जवाब दिया। आप क्यों अपने साथियों का वक्त जाया कर रहे हो ना? उमर साहब वही गरीब सवाल आवाम की करिए। बात। चलिए आगे ना। उमर साहब गरीब आवाम। हमारा सवाल मैंने आपसे पहले ही कहा ना, गरीबों को लेके हमारा ये तजुर्बा रहा है कि जो लोग ईमानदारी से अपने लोड का असेसमेंट कराते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं, उनके बिजली के बिल स्मार्ट मीटर लगने के बाद कम हो जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं। बिजली का सप्लाई बेहतर होता है। और जिन गरीबों की आप बात कर रहे हैं, उनको हम ये 200 यूनिट जो है पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन बिना मीटर के 200 यूनिट नहीं पहुंचेंगे। ये सारा जुड़ा हुआ है। बिलें कम हो, लोगों के ऊपर दबाव कम हो और बेहतर सप्लाई हो, यही हमारी कोशिश है। और इस कोशिश में काफी हद तक जो है हम कामयाब हो गए हैं। एक सवाल इधर से, उसके बाद हम वापस आएंगे। जी उमर साहब, आई एम इशफाक फ्रॉम आउटलुक मैगजीन। I just wanted to ask that there are reports that RBI category quota is being slashed. And another, What category? the RBI category quota is being slashed in order to rationalize the reservation for the open merit category. And another thing, I would like you to comment on the removal of security of the Deputy Chief Minister. Look, I won't comment on either of the two things. One, because there is no point getting into speculation. The only people who know what has been proposed in this are the members of the cabinet. And therefore, to speculate about what is being slashed, what is being cut, would not be correct at this point in time. The cabinet subcommittee's report has been accepted by the cabinet. The department has been asked to prepare a memo for cabinet's approval. This will then go to the Lieutenant Governor, as all cabinet decisions go. And therefore, for me now, before the memo has even reached the Lieutenant Governor, to start discussing the contents of that memo would be incorrect. So that is one. Secondly, as far as the security of the Honorable Deputy Chief Minister is concerned, that is for the police to answer. How is it that for a year there was a threat and suddenly the threat has disappeared? On what basis was he given this level of security for 1 year and now that security taken away? I am not the Home Minister of Jammu and Kashmir. I do hope that in the not too distant future, all those powers will be restored to us. But for now, this is a question, perhaps on the 21st of October, Police Martyrs Day, when you're all at Zevan, the DG will be there. Please ask the DG to comment on the security, or when you meet the Lieutenant Governor, because he looks after security and law and order. Please ask them to comment on the security of the Deputy Chief Minister. सर मैं आकिब हूँ जेके मीडिया ग्रुप से। सर कुछ ही दिनों के बाद अब यहाँ पे असेंबली सेशन लगने वाला है। कल ऑनरेबल स्पीकर ने एक मीटिंग की है जर्नलिस्ट्स की, लेकिन उसमें बताया गया कि जो भी एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट है उनको अलाउ किया जाएगा, लेकिन कई सारे यहाँ पे भी है जो नॉन एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट है। पिछली बार यहाँ पे सेशन हुआ तो सबों को अलाउ किया गया है जिसने अप्लाई किया था, लेकिन इस बार डिस्क्रिमिनेशन। चलिए, आपके तरफ से हालांकि ये बात आपको स्पीकर साहब से करनी चाहिए थी, लेकिन अब आपने ये बात उठाई तो आपके तरफ से एज लीडर ऑफ द हाउस मैं स्पीकर साहब तक ये बात पहुंचा दूंगा और उनसे गुजारिश करूंगा कि जो पिछले श्रीनगर के सेशन में जो रहा, जो जम्मू के सेशन में रहा, बजट सेशन में, वही यहाँ श्रीनगर के सेशन में रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ स्पीकर नहीं पहुंचेगा, आप प्लीज पूछ लें। जस्ट 1 मिनट जी। सर आपने अभी बताया कि 200 यूनिट हफ्ता आप दे सकते हैं जब मीटर लाएंगे, तो सम एक्शन ये सही बात है कि कैसे हम मीटर करें। रही बात, अब मैनिफेस्टो में आपने सर बताया था कि हम 12 सिलेंडर्स भेजेंगे हर महीने के, और राशन देंगे 10-10 केजी। सर व्हाट अबाउट करेंगे ना, करेंगे। देयर आर सर्टेन डिफिकल्टीज इन आवर वे. We are committed to implementing our manifesto. We have made a start in a number of areas where we had made promises to the people. As I have said before, and I will continue to maintain, our manifesto was for 5 years. It was not a 6-month manifesto. It was not a 1-month manifesto, not a 1-year manifesto. We are committed to our manifesto, and inshallah, over time, we will fulfill it. In our PTI. What we have been, as a neutral observer, what we have been seeing, that the state would seem to be. You actually have neutral observers amongst you. No, I'm not. You are, but chaliye, that's a conversation for another day. Bolo.
This statement seems to be elusive. Well, of course it's elusive. If it had not been elusive, we would have had it by now. The question that follows is, will you join hands with BJP together? No. No. And I think if the BJP, if that is the deal that is to be struck with the people, then the BJP should be honest. Because the BJP in its manifesto or in its promises to Parliament and to the Supreme Court never said that statehood is dependent on the BJP coming to power in Jammu and Kashmir. If that is the case, then I think the BJP should be honest. They should tell us that so long as there is a non-BJP government in Jammu and Kashmir, you will not get statehood. Then we'll decide what we want to do. But tying up with the BJP or an alliance with the BJP is out of the question. We've already seen how much that has destroyed Jammu and Kashmir. An unnecessary alliance between the PDP and the BJP was born in 2015. We are still suffering the after effects of that. I have no intention of repeating mistakes that other people have made. This is Mausam from ETV Bharat. National Conference bagged 35 seats in the last year election, and including 8 seats from Srinagar alone. But none of the legislators from the 8 constituencies in Srinagar were inducted in the Council of Ministers. So there is a growing perception that the National Conference is ignoring or sidelining its core base in the valley, including Srinagar. How would you like to respond on this? Look, it is a fact that the constraints of being a union territory and the artificially low number of ministers that we are allowed to induct does have its bearing in terms of areas and communities that can find representation within the government. That said, this belief that unless you're a minister you can't work for an area is incorrect. I am not the Chief Minister of Gandarbal. I am the Chief Minister of Jammu and Kashmir. Sakina is not the Minister for Noorabad. She is the Minister for Jammu and Kashmir. Javed is not the Minister for Rafiabad, nor for Baramulla district. He is for J&K. And all our work has been for the entire Jammu and Kashmir. Yes, there is still the possibility, even within the constraints that are placed on us by being a union territory, to have a few more ministers. It's something that I'm actively considering. Once the Rajya Sabha elections are behind us and the assembly session is behind us and we are done with the by-election, let's see what happens. Ishan from CNN. What I wanted to ask is that Congress, you yourself mentioned that the promises that were made that the papers are being ready and all of it, it has now gone there, and we have entered a second phase of state restoration. In terms of where we are looking at, is there a roadmap that is there in place, and whether you will be a legal party to the case that is? I've had conversations with very senior lawyers, both in J&K as well as in Delhi, about the possibility of becoming a party to this case as Chief Minister of Jammu and Kashmir, because I don't think anybody else understands the disadvantages that we are put to by being a union territory than I do, because I'm the only person in the entire country with the experience of being both Chief Minister of a state and Chief Minister of a union territory. So this is something that is actively being discussed with a legal team, and based on their opinion, there is a possibility that as Chief Minister, I will make myself a party to this case. Another thing is, Solicitor General last time told the Supreme Court that there is a consultation happening between the state government and the union government. Yeah, I read that. Is there any consultation? Like I said, I read that in the report from the Supreme Court. And sorry, this was consultation regarding statehood, right? Yes. Yeah, I mean, as I said, the first I heard about this was when the Supreme Court was informed about this. I said all major cases of the government
High Court or other courts. But what has led the government not to appoint that? Oh no, we have. I know what you're saying. I'm saying in recent case of the Gulmarg No, case, sir. the Advocate General. Can I know what your question is, so let me save you time. We appointed an Advocate General. We appointed one within days of coming to power. In fact, we asked the existing Advocate General to continue. He was stopped from attending work. Now, why he was stopped from attending work, I don't know. But he was categorically told not to attend office. So as of now, technically we have an Advocate General. The Advocate General just hasn't been allowed to work. Now, I believe, and this is where sort of the absence of clarity on our business rules, I believe that the authority to appoint an Advocate General is with the elected government. There are some who disagree. But we continue to press this case. We are also pressing for clarity on the business rules that were cleared by the cabinet in March of this year. Hopefully, when those go ahead, we will be able to address this. But the absence of an Advocate General is not good for us. He is the legal face of the government. We are probably the only state or territory in the country that doesn't have an Advocate General who attends court. It's only the AAG who does this. And even there, oftentimes I think the AAG is confused as to where he should take his instructions from. एक दो सवाल यहाँ से लेते हैं, उसके बाद जी। अमित साहब, मैं शफीक फ्रॉम देशबंधु। आपकी जो मुखालिफत जमाते हैं वो आपके ऊपर इल्जाम खारिज करते हैं कि ये जो भी वादे करते हैं स्टेट की बहाली को लेकर या धारा 370 को वापसी को लेकर, हम मुझे ये बताइए ना, हम इसमें पीछे कहाँ रहे? एक साल पहले जब पहला सेशन हुआ श्रीनगर में, हमने जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज को लेके असेंबली में रेजोल्यूशन पास कराया। वो रेजोल्यूशन हमने मरकज की हुकूमत को भेजा। वो रेजोल्यूशन आज भी कायम है। उसको ना डिसमिस किया गया, ना रद्दी की टोकरी में फेंका गया। कभी ना कभी इस हुकूमत के साथ नहीं तो इसके बाद जो हुकूमत आती है उस हुकूमत के साथ वो बहस या बातचीत के लिए एक बुनियाद बनती है। हुआ जम्मू कश्मीर के खसूसी दर्जे के बारे में, जहां तक स्टेटहुड के हवाले से हमने बात की, पहले कैबिनेट मीटिंग में स्टेटहुड की बहाली का पहला रेजोल्यूशन वहां से पास हुआ। मैंने खुद दिल्ली जाके वजीर आजम साहब के हाथ में डाला, हुआ वो वादा भी हमारा पूरा। लेकिन ये इल्जाम बदकिस्मती से वो लोग लगाते हैं जो अपना सबसे बड़ा धोखा भूले नहीं। उन्होंने 2014 में वोट मांगे बीजेपी को बाहर रखने के लिए, और फिर इलेक्शन के नतीजे आने के फौरन बाद बीजेपी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया। अब उतना बड़ा धोखा करने वाले लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगाएं, मुझे लगता है वो थोड़ा सा गलत है। आप पूछिए, उसके बाद हम यहाँ जाएंगे। सर, आई हैव वन क्वेश्चन रिगार्डिंग बडगाम। 1977 से बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस रिप्रेजेंट किया और वो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है वहाँ। अगर वहाँ के सीनियर लीडर की बात करें आगा सैयद महमूद, न कि उनके घराने के साथ या जो भी उनकी फैमिली है उनके घराने के साथ आपके 7 सेगमेंट्स में वोट जुड़े हैं, चाहे जड़ीबल की बात करें, सोनावारी की बात करें या बाकी जो सवाल आप सवाल पूछ रहे हैं आगा महमूद साहब के लिए मैंडेट मांग रहे हैं। सवाल ये है कि अगर उसके बगैर कोई वहाँ पे कैंडिडेट होगा, क्या आपको लग रहा है कि ये कौन सा सवाल हुआ? ये सवाल आप तो किसी के मैंडेट की सिफारिश कर रहे हो ना? नो ना, यू आर हियर रिप्रेजेंटिंग एन इंडिविजुअल। नो, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग हिम सर। मैं जस्ट आपको सवाल कर रहा हूँ, क्या सर मुंतज़िर मजीद का अपनी पार्टी से निकलना सर वहाँ के मैंडेट की कड़ी है? वो मैंने ना पहले ही आपसे कहा, तंजीम के अंदर मशवरे का सिलसिला चल रहा है। अगले 24-48 घंटे में हम उम्मीदवार का फैसला करके आपके सामने रखेंगे। तब तक हमें क्लैरिटी होगी कि नगरोटा की सीट पे अगर कांग्रेस लड़ने के लिए तैयार है तो वो भी अपने उम्मीदवार का ऐलान करेंगे, और इंशाल्लाह संडे या मंडे तक जो है, वो वैसे भी मंडे लास्ट डे है, नामजदगी के कागज जो है भरे जाएंगे और कैंपेन का सिलसिला शुरू होगा। आखिरी 2 सवाल किए हैं ना, उसके बाद टेक सम टाइम, टेक योर टाइम, डोंट रश। It's fine. Kashmir News Service केंद्र से हूं, मेरे 2 क्वेश्चन।
एक तो बाद में आ जाएंगे ना, मैंने पहले कहा एक। सर 5 अगस्त के बाद मरकजी सरकार जो दिल्ली सरकार है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर 5 अगस्त के बाद हजारों की तादाद में मुकामी और गैर मुकामी सयाह आए। टूरिस्ट सयाह, गैर मुकामी सयाह है वो आप आए। लेकिन जब से पहलगाम अटैक हुआ तब से आपने खुद भी देखा होगा कि सयाहों में जो है कमी आ रही है, चाहे मुकामी सयाह है, गैर मुकामी सयाह या गैर मुल्की सयाह है। लेकिन 5 अगस्त से पहलगाम अटैक तक मरकजी सरकार ने बहुत ज्यादा कोशिश की कि यहाँ पर सयाह आए, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद मरकजी सरकार का कोई मेजर स्टेप हमने नहीं देखा कि यहाँ पर टूरिज्म को रिवाइव किया जाए। आप गए, आप कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं चाहिए, आपको नहीं लगता कि आपको चाहिए कि आप मरकजी सरकार से बात करें ताकि सयाही में यहाँ पर फिर से इजाफा आए, क्योंकि हजारों लाखों टूरिज्म हम कश्मीर अपनी जगह कोशिश कर रहे हैं, इस बात के बावजूद कि इसमें भी बीच बीच में हमें ताने मिलते हैं कि आप लोग टूरिज्म प्रमोशन इतना क्यों कर रहे हो। हमें मालूम है कि लाखों लोगों के घर इससे चलते हैं और हम चाहते हैं कि दोबारा टूरिज्म जो है उस मुकाम पे पहुंचे जो पहलगाम के हमले से पहले जो हालात थे। उसी सिलसिले में हालांकि मैं और नासिर नहीं गए, लेकिन हमने अपनी टीमें मुल्क के बाहर भी भेजे। आज भी हमारा एक बहुत बड़ा डेलीगेशन सिंगापुर में है कि साउथ ईस्ट एशिया से टूरिज्म जो है वो दोबारा बहाल हो। यही लोग जो है पेरिस, लंदन और बर्लिन जाएंगे अगले महीने टूरिज्म प्रमोशन के लिए। मुल्क के अंदर की सतह की बात करें तो पिछले दिनों नासिर उदयपुर गए थे टूरिज्म के सिलसिले में। हमारी कोशिशों में कोई कमी नहीं है और मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि मरकज ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन एक सच्चाई है जिस सच्चाई से हम इनकार नहीं कर सकते। फिलहाल बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर के अंदर से हम 2 अलग अलग आवाजों में बात कर रहे हैं। एक तरफ से हम लोग जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है हम टूरिज्म प्रमोशन की बात करते हैं, लेकिन दूसरे तरफ से अनइलेक्टेड गवर्नमेंट के तरफ से कश्मीर का एक अच्छा खासा हिस्सा अभी भी टूरिज्म के लिए बंद है। दोदपथरी टूरिज्म के लिए बंद है, ध्रंग टूरिज्म के लिए बंद है, गुलमर्ग, खिलनमर्ग मतलब गंडोला के नीचे का इलाका खुला है, लेकिन दाएं बाएं जाने की कोशिश करें तो सीआरपी वाले पीछे दौड़ते हैं और कहते हैं ये बंद है। अब जब टूरिस्ट यहाँ आना पसंद करता है, जब वो टूरिज्म ऑर्गेनाइजर से पूछते हैं आप कि यहाँ हम जा सकते हैं, और टूरिज्म वाला कहता है कि नहीं यहाँ जा नहीं सकते हो, सिक्योरिटी की वजह से बंद है, वो कहते हैं ना अगर यही लोग डरे हुए हैं, अगर ये खोलने के लिए तैयार नहीं है तो मतलब खतरा है, और उस वजह से टूरिस्ट भी जो है आ नहीं रहा है। तो हमें तो पहले ये करना होगा कि जो इलाके हमने बंद किए उनको खोलना होगा। 35 साल में हमने ये इलाके कभी बंद नहीं किए, जबकि सबसे ज्यादा मिलिटेंसी थी यहाँ पे। द्रंग बंद नहीं था, दोदपथरी बंद नहीं, गुलमर्ग का ऊपर इलाका बंद नहीं, आड़ू बंद नहीं। अब मुझे लगता है वक्त आ गया, हमें थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी, हमें ये इलाके दोबारा टूरिज्म के लिए खोलने होंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, और उसके बाद हम पूरी तरह से इन इलाकों को प्रमोट कर पाएंगे। इसको दूसरा सवाल करने देंगे। Why? वो ऑन व्हाट बेसिस? हम करने दीजिए, इसने लंबा सवाल पूछा उसके बाद इसको। सर ये बात भी सच है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हजारों मुल्कों में शहादत दी है। हम कहते हैं कि जब आपने 15 अगस्त के दौरान अपनी तकरीर में कहा था कि अब हम घरों में बैठने वाले नहीं हैं, अब हम हर किसी गांव बैठे भी नहीं, सिग्नेचर कैंपेन का आपने कहा था, वो चल रहा है ना अपनी जगह, वो चल रहा है। ने फिर दूसरा भी फैसला लिया। अपनी लेना कि कोई मेजर स्टेप आपको लेना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी जो हजारों के वो तैयार है कि हम मैं मानता हूं कि वो तैयार है, और अगर कभी उनकी तैयारी को हमें इस्तेमाल करना होगा करेंगे। फिलहाल अभी हम उस मौके पे पहुंचे नहीं हैं, पहुंचते हैं तो उस बात देख लेंगे। तो आपने रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन पर बात की, कुछ दिन में रिपोर्ट पब्लिक हो जाएगी। नहीं ना, मैंने ये नहीं कहा कि रिपोर्ट पब्लिक होगी। मैंने आपसे कहा कि कैबिनेट सब कमेटी का जो रिपोर्ट है उसको एक कैबिनेट मेमो के तौर पे तैयार किया जाएगा,
कैबिनेट मेमो जो है वो मंजूरी होके गवर्नर साहब के पास जाएगी। जब गवर्नर साहब इसको मंजूरी देंगे या हम ऐलान कर जो देंगे। ओपन मेरिट स्टूडेंट्स हैं उनका कहना है कि आज शाम तक रिपोर्ट आनी चाहिए। आज नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होगा ही नहीं ना। और आई एम सॉरी, लिसन, no government works under pressure, and I am the last person who you can pressurize to do something. There is a procedure. That procedure is being followed. Now it is not only improprietary, it is bordering on illegal to release information that has not even reached the Lieutenant Governor. Let the cabinet memo be finalized, let it be signed, let it reach the Lieutenant Governor. There is no attempt to hide anything. There is no attempt to delay. Please understand, we have completed our process. It is a matter of days. The moment the Honorable Lieutenant Governor signs the cabinet memo, all information will be put in front of the people. But we are not going to bypass procedure just because somebody thinks they can exert pressure. I don't work under pressure. सर मेरा सवाल ये है कि चूंकि बड़गाम में ज़िमनी इंतखाबात हो रही है और रूहुल्ला साहब एक इम्पोर्टेंट फैक्टर वहाँ पे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुखालिफ में जा रहे हैं, क्या कोर कमेटी उनके साथ मुशावरत कर रही है? जैसे 2 दिन पहले चौधरी रमजान साहब ने अंदिया दिया था कि उनकी मुशावरत के बाद ही उम्मीदवार का तयन किया जाएगा। किनके साथ मुशावरत? रूहुल्ला साहब के साथ। अब जो लोग मैंडेट के बारे में तंजीमी तौर फैसला करेंगे, उनका रूहुल्ला के साथ कोई कांटेक्ट है या नहीं है, वो वही बता सकते हैं ना। मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है। जी सर मेरा फ्रॉम टीवी में सर ये बताइए, क्योंकि विधानसभा का सत्र जो है वो शुरू होने वाला है, तो क्या प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है, अगर आपको लगता है कि अपोजिशन कोई ऐसी प्राइवेट मेंबर बिल लाएगी जिसमें वेटेज नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर से ज्यादा होगा, तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबर्स उसको सपोर्ट करेंगे? कोई भी बिल जो है हाउस में आने से पहले स्पीकर साहब की प्रॉपर्टी होती है, और किसी भी बिल को हाउस में लाने का अपना एक प्रोसीजर होता है, और जब जरूरत से ज्यादा बिलें आती हैं तो उनमें फिर ड्रॉ ऑफ लॉट से तय होता है कि कौन सा बिल हाउस के सामने आएगा। मैंने जम्मू में भी इस सवाल का जवाब दिया, मैंने कल कुलगाम में भी इस सवाल का जवाब दिया, मैंने कल अनंतनाग में भी इस सवाल का जवाब दिया, आज फिर इस सवाल का जवाब दूंगा। अगर कोई ऐसी बिल हाउस के सामने आती है जिससे कि जम्मू कश्मीर के आवाम को फायदा होगा, मेरी हुकूमत उसमें कोई रुकावट नहीं बनेगी। लेकिन कौन सा बिल हाउस के सामने आएगा ये एज मेंबर ना मैं तय कर सकता हूं, ना सागर साहब कर सकते हैं। यहां तो फिर तनवीर सादिक का भी बिल है टू ब्रिंग लैंड ग्रांट्स एक्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। अब आपको कैसे मालूम है कि इनका बिल नहीं आएगा, उनका आएगा? अगर तनवीर का बिल आया, वो भी अपने आप में मायने रखती है, बिकॉज दैट बिल देन टेक्स केयर ऑफ ऑल दिस लीज लैंड इशू। क्या बाकी पार्टियां इनके बिल को सपोर्ट करेंगे? अभी किसी को नहीं मालूम है ना हाउस के सामने कौन सा बिल आएगा, लेकिन वो बिल जिससे जम्मू कश्मीर के आवाम को फायदा होगा, मेरी हुकूमत उसमें कोई रुकावट नहीं बनेगी। लास्ट नसीर, okay. आप पूछे। okay. अच्छा नसीर, Sir, you have an MP, he is very close to National Congress MP Ladakh, and you also garnered in Kashmir. What is your view on the crisis in Ladakh? No, I think the crisis is extremely unfortunate. The people of Ladakh have been pushed to the wall. Promises have been made to them that have not been kept. And unfortunately, this seems to be a practice, particularly with the erstwhile state of Jammu and Kashmir. Promises are made and then promises are broken. Ladakh was promised 6th schedule. Now, either they knew they can't give 6th schedule and they still made the promise, in which case they shouldn't have done it. Having promised 6th schedule, why aren't you implementing it? It's similar to our case. You promised us statehood. You're not giving us statehood. Is the attempt now to push Jammu and Kashmir to the wall also? Is that what you're saying? That they're not happy with the situation being peaceful here. They're not happy with the fact that this demand is only being made in a democratic and constitutional manner. The fact is that both Ladakh and Jammu and Kashmir were promised something significant.
All we want is those promises kept. The promise made to Ladakh should be kept, and the promise made to Jammu and Kashmir should be kept. आप जो बडगाम और बिजली के बगैर कुछ और अच्छा चलो सकीना आपकी बारी। हाँ श्योर। पूछ रहे, एक सेकंड, कौन पूछ रहा है? एक सेकंड आप ये मैम जो आपसे एक सवाल पूछना है, जैसे कि आपको पता है पिछले साल हमारे साथ की सरकार ने ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया है, तो हमारी जो मांगे हैं उनकी जो ड्रॉप आउट ग्राफ है और जो लिटरेसी रेट है क्या वो बढ़ गया है? इसकी वजह से नेचुरली फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि जिनको पैसे नहीं होते थे कभी कभार सफर करने के लिए स्टूडेंट को मुश्किल होता था, लेकिन इससे काफी आसानी हो गई है और नेचुरली इस पे फर्क तो पड़ा है आने जाने में, कॉलेज जाने में, स्कूल जाने में, जो बहनें जाती हैं, जो बच्चियां जाती हैं, फर्क तो आया होगा। और इसी से जुड़ा हुआ हमारी कोशिश है कि ये जो गवर्नमेंट बसेस हैं, चाहे आरटीसी का हो चाहे ये स्मार्ट बसेस हों, इनका कवरेज एरिया बढ़ा दिया जाए ताकि और ज्यादा हमारी बहनें जो हैं वो इस मुफ्त ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, इसके बाद आप सर आपने अपने मैनिफेस्टो के दौरान वादा किया था कि मैं हुकूमत में आके ये जो है पीएसए को हटाऊंगा, लेकिन अभी भी जो है नहीं ना एक सेकंड मुझे जवाब देने दीजिए। मैं इतना अक्लमंद हूं ना, आप 2 लफ्ज कहिए, मुझे पूरा सवाल उसके बाद समझ आ ही जाता है। आप में से कई सारे साथी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे मैनिफेस्टो को जब हमने रिलीज किया, और उस दौरान मैंने आपको ये भी कहा, क्योंकि शायद आप में से किसी ने सवाल पूछा और कहा कि इसमें कुछ ऐसे वादे हैं जो एज यूटी आप कर नहीं सकते हो, और मैंने कहा हम इस बात की जानकारी रखते हैं। इसमें कई सारे ऐसे वादे हैं जिस वादे का आपने जिक्र किया। हमने मैनिफेस्टो में ये नहीं कहा कि हम पहले दिन करेंगे, हमने मैनिफेस्टो में ये कहा कि हम पीएसए को जम्मू कश्मीर से हटा देंगे। हटाने के लिए हमें रियासत का दर्जा होना चाहिए, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब चीजें इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। जिस दिन ये चीजें हमारे पास होंगे, मैं असेंबली सेशन का भी इंतजार नहीं करूंगा, ऑर्डिनेंस के जरिए जो है हम ये कानून हटा देंगे। आप बताइए, उसके बाद ये मुझे लगता है हम वाइंड अप। हाँ जी ऐसे ही पूछो आप। लास्ट क्वेश्चन है कि the domicile rights have been without this 2035. Look, and also one more clarification about this. What you are saying that you will become a party to the statehood petition. No, there's no clarification required to the second. As I said, I'm consulting with a team of lawyers as to whether it would prove to be advantageous and whether I bring anything to the fight for statehood. Because as I said, I am uniquely placed in this country to be able to inform the Honorable Supreme Court of just how miserable it is to be Chief Minister of a Union Territory.